हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला इस चैनल पर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं मोबाइल कंप्यूटिंग के भी वीडियोस डालने वाला हूँ। तो अभी मैंने सुबह एक पार्ट शूट किया है, उसका लगभग 20 से 25 मिनट का वो है। और आगे के जो पार्ट बचे हुए हैं, मतलब लगभग मैंने सिर्फ 20-30% पोर्शन ही उसके अंदर कवर किया है। पर आगे का जो बचे हुए पार्ट है उसके अंदर नोट्स भी आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो भी आपका काम बन जाएगा। तो नीचे मैंने एक गिटहब की लिंक दी है, वहाँ पे यूनिट 1 और यूनिट 2 के हैंड रिटन नोट्स है, और यूनिट 1 के अपने जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है स्लाइड के फॉर्म में, वही आपको नोट्स देखने को मिलेंगे। तो पहले आप क्या करो, उस यूनिट 1 को जो जितना पार्ट मैंने पढ़ा है वो अभी समझ लो, और फिर जाके उस नोट्स को एक बार देख लेना। सभी चीज़ें आपको ऐसे ही समझ आएगी, क्योंकि मैं नोट्स भी ऐसे लिखता हूँ कि आपको वो समझ में आ जाए। और यूनिट 2 के लिए मैंने नीचे एक और नोट्स दिए, तो उसको भी आप क्या करो, पढ़ लो। इस यूनिट के लिए, इन सेम के लिए अभी एडजस्ट कर लो, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि सुबह से मैं 2-3 लेक्चर अभी ले चुका हूँ, और भी एक बाकी, मतलब लगभग 4 लेक्चर मेरे रहते हैं दिन में, और उसी के साथ मैं वीडियो भी शूट करता हूँ। पर अभी के लिए टाइम नहीं है, मुझे खुद भी और उसे एक बार देखना पड़ेगा। पर अभी मैंने जितना भी कवर किया है उसको आप देख लो, और नोट से भी आपका काम बन जाएगा। तो आपको एक ही काम करना है, यहाँ से आगे जो वीडियो होगी उसको एक बार देख लो और नोट्स को पढ़ लो। तो आज के लिए हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला पर। तो जैसे मैंने अब तक सभी सब्जेक्ट कवर कर दिए थे, एसपीएम का एक यूनिट बचा था, और अभी जो लास्ट सब्जेक्ट हमारा बचा हुआ है मोबाइल कंप्यूटिंग का, जो इलेक्टिव 3 के अंदर हम डिस्कस करने वाले। तो अभी जो पॉसिबल है, क्योंकि सुबह सुबह मैं वीडियो शूट कर रहा था, उसके अंदर अभी मुझे लगता है कि एक ही यूनिट में अच्छी तरीके से डाल पाऊंगा। पर मैं यूनिट 2 की जो भी नोट्स होंगे, हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास, उन हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और पर यूनिट 1 जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके अंदर कई सारे ज़्यादा कंसेप्ट है, तो उस कंसेप्ट को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। और इस जो भी कंसेप्ट है, ये सभी आपने कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क बीसीएन के अंदर भी स्टडी किए होंगे। और अगर पॉसिबल हुआ तो यूनिट 2 के भी हम डाल देंगे, नहीं तो मैं नोट्स पहले ही प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अभी हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने सब्जेक्ट से, वो है अपना मोबाइल कंप्यूटिंग का यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब इसके अंदर आपको सभी बेसिक पॉइंट दिए हुए हैं कि मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है, उसके बाद दिया है कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या है, उसके बाद है HDMA, FDMA और TDMA, और लास्ट में आपको CDMA। तो ये चारों मेन जो पॉइंट है, उनके रिस्पेक्ट में जितने भी PYQs आए वो सभी मैंने इधर डिस्कस किए, उनका सोल्यूशन भी यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। वैसे ही मैं सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ, पर अभी कुछ पॉइंट ऐसे होंगे कि ज़्यादा मैं उसके ऊपर स्पीड ले लूँगा, पर उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं, क्योंकि उसका नोट्स के अंदर कंटेंट ऐसा दिया गया है कि आप एक बार पढ़ के भी उसे समझ सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं, एक एक स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है। इधर में देखो, जैसे मैं PYQ सब ऐड करता हूँ, वो सभी PYQs भी इधर मैंने ऐड कर दिए। अभी जो मेन हमें जो काम करना है वो है अपना कि मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है। मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है, इसके बारे में हमें अभी समझना है। तो मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें डेटा, वॉइस और वीडियो वायरलेस नेटवर्क के थ्रू एक्सचेंज किया जाता है। क्या मोबाइल कंप्यूटिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर क्या होता है कि आप जो भी डेटा होगा, वॉइस होगी या वीडियो हुई, वो क्या किया जाता है कि एक वायरलेस नेटवर्क के थ्रू क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। मतलब कि बिना किसी फिक्स लोकेशन के, मतलब यूजर चाहे कहीं भी हो, वो अपना काम मोबाइल डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट डिवाइसेस, लैपटॉप, टैबलेट के थ्रू इजीली कर सकता है। जैसे अभी समझो कि मैं अभी यूट्यूब के ऊपर क्या कर रहा हूँ, ये लेक्चर अपलोड करूंगा, क्या करूंगा, लेक्चर अपलोड करूंगा। तो मैं यहाँ बैठा हूँ तभी भी क्या कर रहा हूँ कि यूट्यूब की जो भी सर्विसेज है, उन्होंने जो भी सर्विसेज दी है, वो क्या कर रहे हैं, आप भी घर से घर जो मैंने यहाँ से डेटा सेंड किया है, वो आप क्या कर रहे हो, वो आप घर पे बैठ के ये मेरा वीडियो देख रहे हो। तो ये क्या हो रहा है कि आप कौन से भी डिवाइस देख रहे होंगे, जैसे कि मोबाइल डिवाइसेस हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया, इन सब से क्या कर रहे हो आप, स्मार्टफोन्स हो गए, जैसे अलग आप देख सकते हो कि ये टीवी जैसा हो गया, और अलग आप कहोगे तो लैपटॉप जैसा हो गया। ये सभी क्या है, आपके डिवाइसेस। इस डिवाइसेस के थ्रू आप क्या कर रहे हो, जो भी किसी ने डेटा अपलोड किया है, मतलब जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया है, या आप मेरे साथ बात कर रहे हो, या आप किसी से वॉइस पे बात कॉल कर सकते हो मोबाइल के थ्रू। इन सभी अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, उनको हम क्या कहते हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग कहते हैं। हाँ, क्या समझ में। इसका मेन फंक्शन यही है कि मोबाइल कंप्यूटिंग का फंक्शन क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। फर्स्ट इज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब कि क्या, यूजर एक दूसरे से वॉइस कॉल, वीडियो कॉल या मैसेजेस भेज सकता है। क्या कर सकता है, यूजर एक दूसरे से क्या कर सकता है, वॉइस कॉल हो गया, वीडियो कॉल हो गया, और मैसेजेस भेज सकता है। जैसे कि व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करना जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, क्या, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करना जब आप क्या कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का कम्युनिकेशन। मतलब आप अपने मोबाइल डिवाइस से क्या कर रहे हो कि दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो। जैसे कि आप मान लो कि दिल्ली जा रहे हो ट्रेन के अंदर, पर आप क्या कर रहे हो कि आपका जो मान लो कि कोई अदर जो रिलेटिव्स होंगे, वो क्या है कि मान लो महाराष्ट्र में है, तो क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन वहाँ से वीडियो कॉल के थ्रू क्या हो रहा है,
हो रहा है ना, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे है, तभी भी आप क्या कर रहे हो कि इस वीडियो कॉल के फीचर के थ्रू एक दूसरे से बात कर रहे हो। दूसरा है इंफॉर्मेशन एक्सेस, मतलब कि इंटरनेट के थ्रू किसी भी जगह से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। जो इंटरनेट है उसकी वजह से आप देखो, जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया है, वीडियो अपलोड होकर कहाँ पे जाएगा, जो भी क्लाउड होंगे, क्लाउड यूट्यूब के लिए जो क्लाउड बने होंगे, वहाँ से क्या होगा, वहाँ से आप क्या कर रहे हो कि मतलब वो इंटरनेट के थ्रू जो क्लाउड पे डेटा स्टोर है उसे एक्सेस कर रहे हो। आ गया समझ में? तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस आप कर सकते हो। जैसे मोबाइल पे अभी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, जैसे कि गूगल मैप्स यूज करके करंट लोकेशन से डेस्टिनेशन तक शॉर्टेस्ट रूट देख सकते हो। गूगल मैप से पता है ना कि आप कोई भी रूट अगर समझ में नहीं आया तो आप क्या करते हो, गूगल मैप पे जाके सर्च करते हो और डायरेक्टली आपको क्या बताया जाता है कि रूट बताया जाता है। जैसे टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, आगे जाके 10 किलोमीटर के बाद आपको टर्न लेफ्ट में टर्न लेना है। ये सभी चीज़ें क्या की जाती है, डिटेक्ट की जाती है। ये सभी क्या है, एक मान लो कि एक डेटा है और उस डेटा को आप इंटरनेट के थ्रू क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो। एंटरटेनमेंट जैसे कि सॉन्ग्स, मूवीज़ और गेम्स को मोबाइल डिवाइस पे रन कर सकते हो। जैसे अभी देखो कि यूट्यूब पे आप कई सारे मूवी भी देख सकते हो, सॉन्ग भी देख सकते हो, सभी क्या एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जैसे कि पेटीएम, यूपीआई हो गया, आप डेली अभी उसे यूज़ ही कर रहे होंगे। दूसरा है रिमोट वर्क, मतलब कि लैपटॉप पे गूगल मीट ज्वाइन करना जब आप घर पे नहीं हो। रिमोट वर्क मतलब कि अगर आप घर पे नहीं हो तो लैपटॉप से क्या कर सकते हो कि या मान लो कि कोई मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग को आप अटेंड नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो, गूगल मीट के द्वारा वो मीटिंग अटेंड कर सकते हो। तो ये सभी जो फंक्शंस आते हैं जो हम इंटरनेट के थ्रू मोबाइल डिवाइस से या लैपटॉप से उसको जो एक्सेस करते हैं, ये सभी क्या है, अपने फंक्शन है किसके, मोबाइल कंप्यूटिंग के। तो ये भी बहुत ईजी है। उसका एप्लीकेशन में सिर्फ आपको बता देता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर हम टाइम नहीं बिताते ज़्यादा, क्योंकि सभी को ये पढ़ के पता ही चल जाता है। जैसे कि अभी समझो कि बिजनेस एप्लीकेशन जैसे कि जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, ये सभी क्या है, बिजनेस एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि जो आपकी पर्सनल मीटिंग होगी उसको ऑनलाइन ज्वाइन करके आपको जो भी बातें करनी है वो बोल भी सकते हो, और जो अलग लोग बातें कर रहे हैं वो सुन भी सकते हो वहाँ पे। मतलब वीडियो और ऑडियो दोनों का कम्युनिकेशन वहाँ पॉसिबल है। मोबाइल बैंकिंग के लिए जैसे कि पेटीएम, फोनपे के अंदर उसका यूज़ होता है। एजुकेशन के अंदर जैसे कि एजुकेशन के अंदर कई सारे प्लेटफॉर्म पे बिल्ड हो चुके हैं, जैसे कोडिंग सीखो हो गया, अपने VW हो गया, अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया, कोर्सेरा हो गया। ये क्या कर रहे हैं कि अपना मतलब कि जैसे वो क्या कर रहे हैं कि अलग अलग एप्लीकेशन बनाकर आप क्या कर रहे हो कि अभी मोबाइल से भी कहीं से भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। मतलब आप वहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी टीचर ऑनलाइन किसी भी स्टूडेंट को पढ़ा सकता है। और इससे फायदा क्या होगा कि जैसे अभी मैं इधर पढ़ा रहा हूँ तो आप भी कई अलग अलग सिटी से होंगे, तभी भी अभी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर पा रहा हूँ, एजुकेशन वहाँ से दे रहा हूँ। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मतलब कि जैसे वीडियो के फॉर्म में जो डेटा है उस डेटा को आप क्या कर रहे हो, घर बैठे मेरे लेक्चर देख रहे हो। नहीं, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या होता कि अगर मुझे अलग अलग सिटी में जाना पड़ता या आप ऑफलाइन सेंटर में आ जाते। ये इसी का भी क्या हो गया, मिनिमाइजेशन हो गया, और ऑनलाइन की वजह से एजुकेशन के अंदर और भी डेवलपमेंट ज़्यादा हो गई। आगे समझ में? वैसे हेल्थ केयर के अंदर आप देखोगे तो डॉक्टर्स रिमोट पेशेंट की हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब घर बैठे आप उसको बता सकते हो कि मुझे ये तकलीफ हो रही है और मुझे क्या यहाँ लेना चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए, सभी आप अरेंज कर सकते हो। जैसे ट्रांसपोर्टेशन नेविगेशन के अंदर गूगल मैप्स, ओला, उबर ऐप के अंदर भी ये अभी यूज़ होने लगा है। एंटरटेनमेंट एंड सोशल मीडिया पे जैसे मूवीज़ हो गया, गेम्स हो गया, और सॉन्ग्स, सोशल नेटवर्क, जो भी आप सॉन्ग्स देखते हो यूट्यूब के अंदर, वो भी क्या है, आप एक डिवाइस से ही उसको देख रहे हो ना। यूट्यूब जाके सर्च करते हो, जैसे यूट्यूब पे आता है, वहाँ पे आप क्या करोगे, कोई सॉन्ग सर्च करोगे, तो सॉन्ग सर्च करने के बाद आप क्या करोगे, सर्च करने के बाद आपको डायरेक्टली वो वीडियो क्या किया जाता है, इंटरनेट के थ्रू, अगर इंटरनेट ऑन होगा तभी आप क्या कर सकते हो, वो जो जिस क्लाउड पे डेटा स्टोर है वहाँ से एक्सेस आप कर सकते हो। आगे समझ में? तो ये सभी एप्लीकेशन अपनी मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर आते हैं। मेन जो नेक्स्ट है अपना जो मैंने अब तक बताया, इसके ऊपर तीनों जो क्वेश्चन है, एप्लीकेशन, फंक्शन और मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है, इन तीनों टॉपिक के ऊपर हमारे 3 PYQs आ चुके हैं, तो मैंने सभी वहाँ डिस्कस कर चुका हूँ मैं। अभी जो मेन अपना टॉपिक है वो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये आपने कई जगह पे पढ़ा होगा, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, या CNS के अंदर भी पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर के अंदर। तभी भी मैं एक बार क्या करता हूँ, इसे अच्छे से बता देता हूँ। तो इसके अंदर हमें क्या क्या देखना है, मेनली हमें देखना है कि मैक का मोटिवेशन क्या रहा, हिडन एंड एक्सपोज टर्मिनल क्या प्रॉब्लम है, और नियर एंड फार टर्मिनल क्या है। तो इन सभी को हमें डिस्कस करना है। और ये देखो 7 मार्क के लिए डायरेक्टली दोनों टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ गया था। वैसे इधर देखो फार और नियर प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने के लिए भी 5 मार्क के लिए आ गया था। तो सबसे पहले अभी हम समझते हैं कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल मतलब कि मैक क्या होता है। तो मैक एक क्या है, सब लेयर है डेटा लिंक लेयर के अंदर, जो डिसाइड करता है कि कौन सा डिवाइस कब और कैसे चैनल यूज करेगा। ये क्या है कि चैनल मतलब आप जहां से डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, डेटा लिंक लेयर का सब लेयर कौन सा है, मैक लेयर है। और इस मैक लेयर के वजह से ही डिसाइड होता है कि आपका डेटा कब भेजना है और कब किसको चांस देना है। ये सभी कौन डिसाइड करता है, मैक लेयर की वजह से होता है। अगर मैक लेयर नहीं होती ना तो सभी डेटा अच्छी तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो जाता, कभी भी कोई भी कोलिजन वहां पे हो सकता था।
जैसे कि समझो चैनल को इफिशिएंटली शेयर करना, डेटा का कोलिजन अवॉइड करना, या फेयर एक्सेस देना सबको, ये सब कौन काम करता है? अपना मैक लेयर काम करता है। आगे समझ में? सोचो एक क्लासरूम है जहाँ सब स्टूडेंट टीचर से बात करना चाहते हैं, टीचर चैनल है, टीचर क्या है? चैनल है, तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्टूडेंट बोल सकता है। मैक भी क्या करता है? वही रूल बनाता है। मतलब कई सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, मान लो कि वो डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, पर टीचर क्या है? एक चैनल है, वो चैनल मतलब टीचर क्या कर सकते हैं? हर एक से एक ही बार बात कर सकते हैं। मल्टीपल लोगों से एक साथ बात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकता। पर अभी यही काम कौन करता है कि जैसे टीचर रूल सेट कर देता है कि आपको अगर बोलना है तो आप खड़े होकर मुझसे बात कीजिए, वैसे ही मैक क्लियर क्या करता है? मैक क्लियर भी सेम ही काम करता है। वो क्या बोलता है कि आपको जो भी मतलब वो क्या करता है कि वो आपको अगर डेटा सेंड करना है तो पहले मुझसे पूछो, कि फिर जाके वो क्या करेगा? चैनल को चेक करेगा कि ये अगर चैनल क्या है, चैनल अगर फ्री है तो सेंड करो, नहीं फ्री है तो मत सेंड करो। ये सभी रूल्स डिसाइड करने का काम कौन करता है? मैक अपना करता है। इसके पीछे का मोटिवेशन यही था कि जो आगे जो हमें प्रॉब्लम आने वाली थी, जैसे कि हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम, एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम, फार टर्मिनल प्रॉब्लम, नियर टर्मिनल प्रॉब्लम, यही सारे मोटिवेशन है। क्योंकि कोई भी अगर सोल्यूशन हम निकालते हैं तो उसका मोटिवेशन क्या होता है? कि प्रॉब्लम। उन्हीं प्रॉब्लम के बेसिस पर हमें क्या करना पड़ता है? सोल्यूशन को निकालना पड़ता है। पहले हम समझते हैं कि हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम क्या होता है। ये सबको अभी पता चल ही गया होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आप लगभग सेकंड ईयर से पढ़ते आ रहे हो, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं बिताते। मैं डायरेक्टली एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ। जैसे कि समझो कि नोड ए है और दूसरा क्या है? नोड सी है, और बीच में क्या है? नोड बी है। तो नोड ए और नोड सी दोनों नोड बी को डेटा भेजना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं? जो ए नोड है अपना और सी नोड है, वो क्या कर रहे हैं कि जो अब आपका बीच में जो नोड बी है उसको क्या कर रहे हैं? डेटा भेजना चाहते हैं। लेकिन ए और सी एक दूसरे से रेंज में नहीं है। मतलब कि दोनों क्या कर रहे हैं कि सी भी बी को डेटा सेंड कर रहा है, ए भी क्या कर रहा है? बी को डेटा सेंड कर रहा है। पर जो ए और सी है ये क्या है? एक दूसरे से दूर है। मतलब इनको पता ही नहीं कि बी एक्चुअल में किसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। जैसे कि समझो कि प्रॉब्लम यही था कि ए और सी दोनों सोचते थे कि चैनल फ्री है, दोनों एक ही टाइम पे ट्रांसमिट करते थे, और रिजल्ट क्या होता था? कोलिजन एट बी होता था। मतलब कि उन लोगों को पता ही नहीं कि बी किससे और बात कर रहा है। और उसी समय आप क्या कर रहे हो? आप भी क्या करना चाहते हो कि ए के साथ बात करना चाहते हो। तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी वहां पे? मतलब वो ए के साथ भी बात कर रहा है, सी क्या कर रहा है? ए के साथ भी बात कर रहा है, और उसी समय आप जाके क्या करोगे? बी वाला भी सी के साथ अगर बात करने लगेगा तो क्या हो जाएगा? वहां पे सी डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा। यही प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? हम हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम कहते हैं। तो हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम को इंपैक्ट यही होगा कि किसी एक से ही बात कर सकता है, या हो सकता है कि कोलिजन हो सकता है। मतलब कि बी पर डेटा क्या हो जाएगा? करप्ट हो जाता है। नेटवर्क की इफिशिएंसी की वजह से क्या होती है? कम हो जाती है। और इसका सोल्यूशन यही है कि आरटीएस सीटीएस मैकेनिज्म, रिक्वेस्ट टू सेंड और क्लियर टू सेंड यूज होता है। तो उसी के साथ अगर डेटा भेजना चाहता है तो पहले बी से परमिशन लेगा। ए अगर डेटा भेजना चाहता है तो बी से पूछेगा क्या तुम भेज रहे हो क्या नहीं। बी परमिशन देता है, फिर ये डेटा भेजता है, और कोलिजन क्या होता है? अवॉइड होता है। ये सभी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। आरटीएस सीटीएस मैकेनिज्म आपने पढ़ी होगी, जैसे कि रिक्वेस्ट टू सेंड और क्लियर टू सेंड। मतलब पहले पूछा जाता है कि चैनल फ्री है कि नहीं, अगर फ्री है तभी मैं भेजूंगा, अगर नहीं है तो थोड़ी देर वेट करूंगा। ये आगे हम समझते हैं, इसके सॉल्यूशन कई सारे आगे आ चुके हैं। उसके बाद है एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम। मतलब कि क्या है? नोड बी डेटा भेज रहा है ए को, और नोड सी क्या कर रहा है? डेटा भेज रहा है डी को। पर प्रॉब्लम यही है इनका कि सी बी का सिग्नल डिटेक्ट करता है और सोचता है कि चैनल बिजी है और अपना ट्रांसमिशन डिले कर देता है। लेकिन सी डी के साथ डी को जो जा रहा है और जो बी का रेंज में के बाहर है, एक्चुअली कोलिजन नहीं होती। मतलब सी भले डी के साथ जा रहा है, पर बी क्या है? सी के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, पर उसे लगता है कि वो ऑलरेडी किसी के साथ बिजी है, तो क्या करेगा? बी उससे कम्युनिकेशन करने का ट्राई नहीं करेगा। ऐसे प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब कि अंडर यूटिलाइज, कई बार चैनल वो फ्री भी रहेगा ना, तभी भी सी समझेगा कि वो बिजी है। आगे समझ में? नेटवर्क का एफिशिएंसी गिरता है, तो इसका सॉल्यूशन भी वही है, रिक्वेस्ट टू सेंड और क्लियर टू सेंड मैकेनिज्म से पता चलता है कि डी बी के इंटरफेरेंस में है या नहीं। आगे समझ में? और सी कॉम्पिटेंटली डी को डेटा उसकी वजह से भेज सकता है। तो एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपने देख लिया कि मतलब कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दो और दो मतलब कि टोटल 4 लोग हैं, उसमें से 2 लोगों का ग्रुप आपस में बात कर रहा है, और दूसरा के सी और डी अलग लोग हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। पर अभी क्या चाहता है कि बी, मतलब कि कई बार हो सकता है कि वो सिर्फ खड़े हो, वो खड़े हो एक साथ क्या कर रहे? बात नहीं कर रहे। पर अगर बी होता, बी को ऐसा लगता है कि वो ऑलवेज बिजी है, इसकी वजह से बी ट्राई नहीं करता सी के साथ बोलने का। इसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम कहते हैं। आ गए समझ में? ये बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर ज़्यादा हम टाइम नहीं बिताते, पर ये ऐसा मान लो कि 3, 3.5, 4 मार्क के लिए आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, या 2-3 मार्क आप मान सकते हो। वैसे ही नियर एंड फार टर्मिनल प्रॉब्लम भी होता है। एक क्या है? नियर एंड फार टर्मिनल प्रॉब्लम। तो क्या होता है? एक मान लो कि एक रिसीवर है बीच में,
और एक नियर नोड है और एक फार नोड है। नियर नोड रिसीवर को बहुत पास है, नियर नोड मतलब कि ऐसा नोड कि वो जो रिसीवर के बहुत पास है। फार नोड ऐसा कि जो क्या है रिसीवर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो दोनों साइमल्टेनियसली डेटा भेजते हैं। क्या होता है कि एक बहुत नज़दीक है और एक बहुत ज़्यादा दूर है, और दोनों एक साथ अगर डेटा को भेजते हैं तो क्या होता है प्रॉब्लम, आप देखो प्रॉब्लम, रिसीवर को नियर नोड का सिग्नल बहुत स्ट्रांग मिलता है। क्या मिलता है कि नियर नोड ऑब्वियसली जो जल्द पास में हो जल्दी आ ही जाएगा, और फार नोड का वीक सिग्नल ओवर पावर हो जाता है। तो रिजल्ट क्या हो जाता है, फार नोड का डेटा लॉस हो जाता है। मतलब कि उसको ये समझेगा भी नहीं कि इसके अंदर क्या है, मतलब इतना दूर होने के बाद उसको आने के लिए ऑब्वियसली टाइम लगेगा, और उसका सिग्नल भी क्या होता है, वीक होता है। उसे पता ही नहीं चलता कि डेटा आ रहा है कि नहीं, कितनी देर में आएगा, ये पता ही नहीं चलता। और जो नज़दीक है वो क्या करता है, झट से डायरेक्टली डेटा को ट्रांसफर कर देता है। तो उससे क्या होता है, उससे यही होता है कि आपका जो डेटा है वो भी जो फार है उससे क्या होता है, डेटा का लॉस भी वहाँ पे हो सकता है। मतलब कि फार डिवाइसेस का कम्युनिकेशन अनरिलायबल होता है। वैसे वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। आगे समझ में, इसका सोल्यूशन यही है। क्या सोल्यूशन है कि पावर कंट्रोल टेक्निक का यूज होते हैं ताकि सभी नोड्स का सिग्नल रिसीवर पर ऑलमोस्ट इक्वल स्ट्रेंथ से आए। मतलब कि जो नियर भी होगा वो भी उसी टाइम पे आ जाए, और जो फार भी होगा वो भी क्या हो जाए, इसी टाइम पे आ जाए। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे कोई पावर कंट्रोल पे होना चाहिए। मतलब कोई अगर नज़दीक है तो उसे कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, कोई अगर दूर है तो उस दूर आने तक वेट भी ये करना चाहिए। आगे समझ में, तो इसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, नियर एंड फार टर्मिनल प्रॉब्लम कहते हैं। तो इधर मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया है कि प्रॉब्लम क्या है, सिनेरियो कैसे हो सकता है उसका, उसके इश्यू क्या है और उसके सॉल्यूशन क्या है, ये सभी मैंने इधर आपको बता दिया। अभी जो मेन टॉपिक आता है अपना, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, वो है एचडीएमए, एफडीएमए, टीडीएमए, और आगे के जितने भी सारे टॉपिक हैं उनमें से सभी टॉपिक्स पर एक ना एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सभी टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके अंदर देखोगे तो एचडीएमए, एफडीएमए, टीडीएमए, फिक्स टीडीएम क्या होता है, क्लासिकल अलावा क्या होता है, स्लॉटेड अलावा, कैरियर सीएसएमए, सीएसएमए सीडी, सीएसएमए सीए, इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये पीआरएमए, रिजर्वेशन टीडीएमए, मल्टीपल एक्सिस एंड मल्टीपल एक्सिस विद कोलिजन अवॉइडेंस, इनहेबिटेंट सेंस मल्टीपल एक्सिस, इन सभी टॉपिक को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। आगे समझ में, तो पहले हम समझते हैं कि एचडीएमए क्या है। तो एचडीएमए आपको ये पहला नया लग सकता है, क्योंकि इससे पहले आपने टीडीएमए, एफडीएमए के बारे में पढ़ा होगा, पर ये आपको नया लग सकता है। इसके अंदर क्या है, स्पेशल डिवीजन मल्टीपल एक्सिस, मतलब कि एचडीएमए मल्टीपल एक्सिस टेक्निक है जहां सेम फ्रीक्वेंसी और सेम टाइम पर मल्टीपल यूजर कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन अलग स्पेशल डायरेक्शन में। मतलब कि सेम टाइम पर सेम फ्रीक्वेंसी पर अलग क्या हो सकता है कि मल्टीपल लोग एक साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पर क्या हो सकता है उसकी उनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, अलग रहेगी। ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, स्पेशल डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। ये एंटीना टेक्नोलॉजी पर बेस है। किसके, एंटीना टेक्नोलॉजी के बेस पर होता है। स्पेशली स्मार्ट एंटीनास या बीम फॉर्मिंग टेक्निक का यूज करके इसको बनाया जाता है। इसके स्पेस डोमेन कहाँ यूज होता है, बेस स्टेशन या एक्सेस पॉइंट मल्टीपल डायरेक्शनल बीम्स जनरेट करता है, और हर बीम एक यूजर या यूजर ग्रुप को टारगेट करता है। कैसे वर्क करता है, जैसे कि समझो यूजर डिटेक्शन सिस्टम और यूजर की लोकेशन आइडेंटिफाई करना किसके अंदर होता है। पहले तो क्या किया जाता है, यूजर की और सिस्टम की जो भी लोकेशन होंगी उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद है बीम फॉर्मिंग। बीम फॉर्मिंग मतलब क्या, एंटीना स्पेसिफिक डायरेक्शन में बीम बनाते हैं। क्या करते हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन में बीम बनाने का काम किया जाता है। उसी तरह स्पेशल सेपरेशन, मतलब यूजर को अलग अलग डायरेक्शन में कम्युनिकेट करवाया जाता है। क्या किया जाता है, यूजर को अलग अलग डायरेक्शन में कम्युनिकेट करवाया जाता है। और इंटरफेस रिडक्शन, मतलब क्योंकि बीम्स अलग अलग डायरेक्शन में फोकस होते हैं तो सिग्नल ओवरलैप उसके अंदर नहीं होता। तो ये सभी पॉइंट है। अभी मेरा एक डीएससी का लेक्चर है, तो अभी के लिए एक लेक्चर यहाँ पे शूट बंद करता हूँ, और आगे जाके हम मतलब कि 10:30 बजे मेरा वो खत्म होगा, तो 10:30 बजे के बाद फिर से मैं शूट करूँगा। तो हो गए, तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक अपना, एचडीएमए के बारे में हमें पढ़ना है। एचडीएमए क्या होता है, स्पेशल डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो एक ऐसी टेक्निक है जहाँ क्या किया जाता है कि सेम फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, उसी के साथ क्या रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा, और सेम मल्टीपल यूजर क्या करेंगे, मल्टीपल यूजर क्या करेंगे, मतलब कि सेम टाइम पर और सेम फ्रीक्वेंसी को मल्टीपल यूजर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन क्या उनकी डायरेक्शन क्या होगी, उनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, अलग अलग रहेंगी। क्या होंगी, डायरेक्शन उनकी अलग अलग रहेंगी। मतलब कि ये एंटीना टेक्नोलॉजी पर बेस है। स्पेशली स्मार्ट एंटीनाज या बीम फॉर्मिंग टेक्निक्स का यूज करके इसको बनाया जाता है। कौन सा, स्पेशल डिवीजन मल्टीपल एक्सिस, एचडीएमए उसे कहते हैं। एचडीएमए में स्पेस डोमेन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, स्पेस डोमेन का यूज करते हैं। मतलब कि बेस स्टेशन या इधर कोई भी एक्सिस पॉइंट मल्टीपल डायरेक्शन बीम्स जनरेट करता है। क्या होता है, बेस स्टेशन या कौन,
जो एक्सेस पॉइंट होता है वो क्या करता है, मल्टीपल डायरेक्शन में बीम को जनरेट करता है, और हर बीम एक यूज़र या यूज़र ग्रुप को टारगेट करता है। एक बीम जो होगी वो क्या कोई अलग अलग यूज़र को टारगेट करेगी। इसका डायग्राम भी अभी हम देखते हैं अगर होगा तो, पर मैं इन्हें डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे एफडीएमए में एक्सप्लेन करने के लिए आ गया था, वैसे क्या पता एसडीएमए भी आ सकता है, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से ले रहा हूँ। पहली स्टेप्स क्या होती है कि वर्क कैसे होता है, यूज़र डिटेक्शन सिस्टम हर एक यूज़र की लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। मतलब क्या करता है, जो भी यूज़र जो सेम फ्रीक्वेंसी सेम टाइम पे आए हुए, मल्टीपल लोग एक साथ आए हुए, उनका लोकेशन ट्रैक करता है। क्या करता है, लोकेशन ट्रैक करता है, यूज़र को डिटेक्ट करता है। और बीम फॉर्मिंग मतलब क्या, एंटीना स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही बीम को बनाते हैं। जिस डायरेक्शन में यूज़र होगा, यूज़र का लोकेशन होगा, उसी डायरेक्शन में क्या किया जाएगा, बीम को एंटीनास को स्पेसिफिक उसी डायरेक्शन में डिटेक्ट किया जाएगा या मूव किया जाएगा, ऐसे समझो। स्पेशल सेपरेशन मतलब कि यूज़र को अलग अलग डायरेक्शन में कम्युनिकेट करवाया जाता है। क्या किया जाता है, स्पेशल डायरेक्शन में यूज़र को क्या किया जाता है, अलग अलग डायरेक्शन में कम्युनिकेट करवाया जाता है। इंटरफेस रिडक्शन मतलब कि इससे क्या होता है, क्योंकि बीम्स अलग अलग डायरेक्शन में फोकस होती है तो सिंगल ओवरलैप उसके अंदर नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का ओवरलैप उसके अंदर नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसको अलग अलग डायरेक्शन में मूव किया जाता है। आ गए समझ में। तो ये था अपना सिर्फ पहला पार्ट, एचडीएमआई क्या होता है, उसके जो एडवांटेज और वर्किंग है उसको अभी हम, वर्किंग से अच्छा है कि हम एग्जांपल से उसको समझ लेते हैं क्या होता है। एग्जांपल मान लो कि तुम वाईफाई राउटर है जो एमयू मीमो मल्टीपल यूज़र मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करता है। जैसे कि यूज़र 1 नॉर्थ साइड में, यूज़र 1 का है नॉर्थ साइड में, यूज़र 2 क्या है साउथ साइड में, U1 इधर है और U2 इधर है। राउटर दोनों को सेम फ्रीक्वेंसी और सेम टाइम पर अलग अलग बीम भेजता है। राउटर मान लो कि यहाँ कहीं होगा, सेम फ्रीक्वेंसी पे क्या उनको सेम टाइम पर अलग अलग डायरेक्शन में बीम्स भेजता है। तो दोनों यूज़र बिना इंटरफेस के डेटा रिसीव कर रहे थे। क्या करते, दोनों यूज़र क्या करते, सेम फ्रीक्वेंसी। अभी देखो जो वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर आपको पढ़ाया था कि फ्रीक्वेंसी का रीयूज करना, तो रीयूज कैसे किया जाएगा, ऐसे टेक्निक का यूज करके। मतलब कि अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में है तो सेम टाइम पर अगर मल्टीपल यूजर को अगर हमें देना है तो ऑब्वियसली वो दो डायरेक्शन में मतलब क्या होंगे, वो दूर होंगे। तो दूर, अगर वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, दूर है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको सेम फ्रीक्वेंसी को प्रोवाइड कर सकते हैं। आ गया समझ में। तो ये है अपना एचडीएमआई का पार्ट, उसका एग्जाम्पल भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। उसका जो डायग्राम है उसको भी मैंने इधर एक्सप्लेन कर दिया है कि बेस स्टेशन मल्टीपल नैरो बीम्स, बेस स्टेशन पे क्या है कि मल्टीपल नैरो बीम्स होते हैं, और हर बीम क्या होता है कि अलग अलग जहाँ यूजर है उस डायरेक्शन में उसको स्प्रेड किया जाता है। और सेम चैनल क्या होता है, जो चैनल हमने बनाया वो क्या होता है, रीयूज होता है। क्या होता है, रीयूज होता है। तो उससे क्या होता है कि कोलिजन हमारा अवॉइड होता है। आप समझो कि विदाउट कोलिजन हम उसको रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम भी हमें नहीं आने वाली। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेना, पर हमें जो मेन जो क्वेश्चन आया उसके ऊपर अभी हम मूव करते हैं। वो है अपना एफडीएमए। एफडीएमए क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। क्या किया जाता है कि फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया जाता है, मतलब कि मल्टीपल एक्सिस टेक्निक है। एफडीएमए क्या है, एक मल्टीपल एक्सिस टेक्निक है जहाँ अवेलेबल फ्रीक्वेंसी को बैंड को मल्टीपल स्मॉलर सब बैंड्स में डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है कि जो भी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगी उसको क्या किया जाता है कि मल्टीपल सब बैंड्स के अंदर डिवाइड। तो हो सकता है कि आपको बीच में कोई पार्ट हो, जो टीवी वाला पार्ट है वो आपको नजर आ गया होगा, पर अभी उसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, क्योंकि मैंने अभी देखा ही नहीं पीछे मुड़ के। मैं यहाँ से जो पेन टैबलेट से उसे अंडरलाइन कर रहा था, तो वो टॉपिक अभी थोड़ा सा आपको स्क्रीन नहीं देखी होगी, पर आप क्या करो, जो अपना नोट्स है वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। पर मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाई वो ऑब्वियसली आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। तो पहले समझते हैं कि एफडीएमए क्या होता है। एफडीएमए क्या, एक मल्टीपल एक्सिस टेक्निक है जहाँ अवेलेबल फ्रीक्वेंसी बैंड को मल्टीपल स्मॉलर सब बैंड में डिवाइड किया जाता है। अवेलेबल जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या किया जाता है कि मल्टीपल स्मॉलर बैंड्स के फॉर्म में डिवाइड किया जाता है, और हर यूजर को यूनिक फ्रीक्वेंसी चैनल दिया जाता है। जो भी यूजर होगी उनको क्या किया जाता है, यूनिक फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, और वो कंटिन्यूस ट्रांसमिशन के लिए उसी पे काम करता है। और हर एक, मतलब कि मान लो कि हर एक यूजर को क्या किया जाता है, यूनिक फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, और जो भी काम करना है वो क्या करेगा, उसी फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकता है। मेनली इसके अंदर क्या क्या यूज होते हैं, कहाँ यूज होती है, अपनी 1G मोबाइल नेटवर्क के अंदर, उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर, और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर मेनली एफडीएमए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। आ गया समझ में। तो इस एफडीएमए के बारे में हम समझते हैं कि क्या कैसे होता है, इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। और कभी कभी क्या हो जाता है कि सभी प्रॉब्लम एक साथ ही आ जाती है। आज देखो मेरे मतलब कि लगभग 3 से 4 लेक्चर भी अभी मेरे पास है, उसी के साथ आपकी वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। और अभी क्या है कि जो काम हम कर रहे हैं उसे अच्छे से समाप्त करते हैं ना। एक शायद मैं एक भी वीडियो ना बना पाता आज, पर ठीक है, जो मैंने आपको बताया था उसके ऊपर हमें कायम टिकना है। जैसे भी हो सके वैसे हमें वीडियो को आप तक पहुंचाना है। तो अभी हम क्या करते हैं कि वर्किंग को समझते हैं। एफडीएमए में टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ को एन यूज़र के लिए एन फ्रीक्वेंसी चैनल में स्प्लिट किया जाता है, और हर चैनल के बीच में एक गार्ड
बैंड होती है ताकि इंटरफेरेंस ना हो। क्या किया जाता है कि जैसे समझो 5 लोग हैं तो जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, उसको डिवाइड क्या करेगा, 5 करेगा, और वो क्या होगी, 5 पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगी। और उनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी अपनी डिवाइड हो रही है उनके बीच में क्या होगा, एक गार्ड होगा। वो क्या कर रहा है कि दोनों को बीच में कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, उसके लिए क्या होगा, वो गार्ड अपना रहेगा। उसकी स्टेप्स आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन, मतलब कि हर यूजर को एक यूनिक फ्रीक्वेंसी मिलती है। जब आप उसे डिवाइड करते हो तो क्या होता है कि हर यूजर को एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी, मतलब यूनिक फ्रीक्वेंसी मिलती है। जैसे सेम पार्ट में उसके अंदर डिवाइड नहीं होता, इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट होती है और यूनिक आप उसे कह सकते हो। कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन, जब एक यूजर एक्टिव है वो उसी चैनल पे ट्रांसमिट करता है। एक यूजर अगर एक्टिव है तो क्या करेगा, उसी चैनल पर वो क्या करेगा, ट्रांसमिशन करता रहेगा। गार्ड बैंड्स मतलब क्या, कि एडजेसेंट चैनल के बीच थोड़ा बैंडविड्थ छोड़ा जाता है ताकि ओवरलैप ना हो। दोनों के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है ताकि क्या हो जाए, दोनों फ्रीक्वेंसी का ओवरलैप ना हो। इंडिपेंडेंट यूजर मतलब कि हर यूजर का कम्युनिकेशन अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर होता है, इसीलिए कोलिजन नहीं होती। क्या होती है, इसीलिए क्या होता है, कोलिजन यहाँ पे नहीं होती। तो एक बार क्या करता हूँ, मैं माइक चेक कर लेता हूँ, और तो अपना माइक अभी सही है, तो इसको हम आगे आगे चलते हैं। होगा इसका एग्जांपल भी मैंने लिया है, क्योंकि मुझे एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझता है, तो उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, काम करेंगे। जैसे कि समझो बैंडविड्थ क्या है, 30 है, और क्या है, 10 यूज़र है, तो हर यूज़र को कितनी मिलेगी, 30 डिवाइड बाई 10 करूँगा तो 3 मेगाहर्ट्ज़ का फिक्स फ्रीक्वेंसी स्लॉट बनता है। क्या बनता है, फिक्स फ्रीक्वेंसी स्लॉट बनता है। जैसे कि 0 से 1 से लेकर तो 3 मेगाहर्ट्ज़, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 9 होगा। ऐसे क्या होगा, साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना कोलिजन के। तो इस तरह क्या होता है कि साइमल्टेनियसली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी कोलिजन उनके अंदर नहीं रहेगा। आगे समझ में, ये कभी फ्रीक्वेंसी सेम भी हो सकती है, या उसे आप कह सकते हो कि ये चेंज भी हो सकती है। जब सेम होती है तो फिक्स टाइम, आगे बताऊंगा मैं क्या होता है, टाइम के अंदर होता है वो अभी फ्रीक्वेंसी के लिए हम देखते हैं कि क्या उसका एक्चुअल डायग्राम क्या है। यही डायग्राम आपको निकालना है, और ये डायग्राम निकल के आपको एक्सप्लेन करना है क्या होता है। फ्रीक्वेंसी अगर डिवाइड करें तो आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। और तो ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो रही है, मतलब कहाँ पे हो रही है, वाई एक्सिस पे डिवाइड हो रही है, तो आपको वो डिवीजन भी कहाँ पे दिखाना है, वाई एक्सिस पर ही दिखाना है। और एक्स एक्सिस पे क्या है, एक एक्सिस पे अपना टाइम। तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम के ग्राफ पे क्या होगा, कि हर एक फ्रीक्वेंसी को छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी चैनल में डिवाइड किया जाएगा। क्या किया जाए, फ्रीक्वेंसी चैनल में डिवाइड किया जाएगा, और हर एक डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेट करता है। क्या होता है, हर एक डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेट करता है। और चैनल के बीच में क्या होता है, गार्ड बैंड्स दिए जाते हैं, किसके लिए, इंटरफेस को अवॉइड करने के लिए। तो ये पहले से मैं बता रहा हूँ, तो ये डायग्राम भी मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा समझने में कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। ये जो ऐसे टॉपिक है जो हम लगभग सेकेंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसके एप्लीकेशन आप अच्छे तरीके से पढ़ लो। मेरा काम सिर्फ अभी यही बचा है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद भी पढ़ के कर सकते हो। वैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन होता है ना, वैसे टाइम डिवीजन होता है। इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं होता। क्या होता है, टाइम डिवीजन एक मल्टीपल एक्सिस टेक्निक है, जहाँ सेम फ्रीक्वेंसी चैनल को टाइम स्लॉट में डिवाइड करके मल्टीपल यूजर्स को एलोकेट किया जाता है। क्या किया जाता है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस टेक्निक है, जहाँ क्या किया जाता है, सेम फ्रीक्वेंसी चैनल को टाइम स्लॉट, जैसे फ्रीक्वेंसी का डिवाइड हो रहा था, इधर क्या हो रहा है, टाइम स्लॉट के अंदर डिवाइड करके मल्टीपल यूजर को क्या किया जाता है, एलोकेट यहाँ किया जाता है। हर यूजर क्या होता है, हर यूजर अपना टाइम स्लॉट में डेटा बेचता है। जब एक यूजर थैंक यू सो मच जो सब लोगों ने मुझे अभी समझ लिया कि वीडियो का जो इशू था, नोट का जो इशू था, कभी भी मैं आपको टाइम पे जितना भी हो सकता उतना मैंने अपलोड करने का ट्राई किया। और मैंने जैसे सोचा था कि मैं अभी सभी अपलोड करूंगा, उसके लिए मैं जितना मैं देना चाहता था उतना नहीं हो पाया, पर लगभग हम 80% तक का सिलेबस कवर कर चुके हैं। वैसे नोट्स भी मैंने दे दिए थे, उससे भी आप लोगों को थोड़ी भी हेल्प हो गई होगी ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन कर देना और लोगों के साथ डिस्कस करना, क्योंकि आगे हमारे बहुत सारे प्लान है। और इस बार मैं वादा करता हूँ कि आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके पहले से मैं अभी वन शॉट प्रिपेयर करके रखने वाला हूँ, यहाँ से मैं कंटिन्यू रहने वाला हूँ बीई के ऊपर भी। और उसी के साथ उसको कंप्लीट अच्छे से करने के बाद ही मैं मतलब कि वो वीडियो डायरेक्टली आपको प्रॉपर टाइम पे मिले, जो लगभग टाइम होगा उसी टाइम पे मैं देने का ट्राई करूंगा। और जो डीप लर्निंग के प्रैक्टिकल है, अलग अलग प्रैक्टिकल है, उसके भी वीडियो यहाँ पे आने वाले। आपको एक ही काम करना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। और जैसे मैंने बताया कि अभी मैं SPPO जो सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हो गए, तो उनके लिए मैं जो भी सब्जेक्ट मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ वो सभी सब्जेक्ट के वीडियोस देने वाला हूँ। DSA हो गया, अलग अलग के वन शॉट आएंगे। ये DSA का वन शॉट ऐसे बनाऊंगा कि जो सभी ब्रांच के लिए सेम रहे, और जो प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उनके लिए भी उसी लेवल का कंटेंट बनाऊंगा, क्योंकि मैं कोड खुद से टाइप करके बताता हूँ, सिर्फ PPT के अंदर पहले समझाता भी हो, उसका लॉजिक भी समझाता हूँ, ड्राई रन करके भी दिखाता हूँ, और उसका इंप्लीमेंटेशन भी बताता हूँ। तो आपको एक ही काम करना है इसके अंदर, जो इंजीनियरिंग सेकंड ईयर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हो गए वहाँ तक ये चैनल आपको पहुंचाना है। वैसे मैं अलग वन शॉट अभी लॉन्च करने वाला हूँ, लॉन्चिंग वीडियो भी आने वाला है। उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि उसी से हमारी क्राउड बढ़ेगी और हम उतनी ज़्यादा मोटिवेट होंगे और अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आगे आने वाले लोगों के भी लिए देते रहेंगे। तो आपको एक ही काम करना है,
जो भी अब हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं उसको आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। और मैं CCPP जावा DSA अपना प्लेसमेंट के लिए वन शॉट लेकर आने वाला हूँ। तो वो भी आप देख सकते हो, आने वाले 4 से 5 महीने में बहुत सारा काम हमें करना है। लगभग दिसंबर तक हम पूरा ट्राई करेंगे कि सभी चीज़ें कवर हो जाए और अच्छी तरीके से सभी कंप्लीट करने वाले हैं। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। और जितना अपने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितना अपना चैनल जल्द से जल्द बड़ा हो जाएगा, वही मेरा मोटिवेशन रहेगा। और उसी से क्या करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का कंटेंट आप तक पहुँचाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।